QGLP अप्रोच इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन रिसर्च। अगर आप सभी लोगों को जो है मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही हो और अगर आप सभी लोगों को जो है मेरी स्क्रीन क्लियरली विजिबल हो तो कृपया करके चैट बॉक्स में येस मेंशन कर दीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर योर क्विक रिप्लाईज। सो आज का ये जो सेशन है हम यहाँ पे एक अप्रोच के बारे में बात करेंगे, दैट इज QGLP अप्रोच। तो बेसिकली जो QGLP अप्रोच जो है मोतीलाल ओसवाल वेल्थ क्रिएशन ग्रुप जो है ये पर्सनली ये जो है ये ग्रुप को मतलब ये अप्रोच को यहाँ पे फॉलो करते हैं। एंड इनका जो मोटिवेशन है दैट इज दरा ये जो है अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हो तो उस टाइम पे जो है आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो ये जो है सेशन की शुरुआत करो इससे पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग ने आज का मार्केट जो है वो वॉच किया, मतलब आज मार्केट में क्या चल रहा था, क्या हुआ आज मार्केट में आज कुछ मतलब कोई अगर ऐसी कोई चीज़ जो आपने नोटिस की हो तो आप आपके पॉइंट्स जो है यहाँ पे चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला जो रिप्लाई आया दैट इज फ्रॉम रोहित जी कह रहे हैं मार्केट रिकवर सिंस यस्टरडे। ओके, विशाल जी कह रहे हैं मार्केट आज अप ट्रेंड में था। ओके, स्वरूप जी कह रहे हैं आज रेंज बाउंड था। ओके, रोहित जी कह रहे हैं कि आज लुकिंग पॉजिटिव। ओके, स्वरूप जी कह रहे हैं रेंज बाउंड। ओके, समझ गया। अजय कुमार जी कह रहे हैं यहाँ पे गैप अप के साथ ओपन हुआ मार्केट फिर रेंज बाउंड। ओके, वेरी गुड अजय कुमार जी। स्वरूप जी कह रहे हैं कि आज मार्केट फ्लैट रहा काफ़ी। अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो आज के मार्केट में हुआ क्या, मैं निफ्टी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो निफ्टी जो है आज गैप अप के साथ शुरुआत हुआ। गैप अप के साथ उसने जो यहाँ पे हाई बनाया था अप्रोक्सीमेटली 15,889 तक जो है यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे इसने हाई बना और उसके बाद जो है सडनली आप कह सकते हो एट आप कह सकते हो कि 12 बजे के बाद जो है यहाँ पे मार्केट जो है थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पे फॉल होता जो है स्टार्ट हुआ। तो जितना भी गैप अप हुआ था वो गैप पूरा यहाँ पे फिल हो गया और यहाँ पे निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा था लाइक 15,889 से जो उसका क्लोज हुआ यहाँ पे 15,772 पे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ विच इज अप्रोक्सीमेटली 26 पॉइंट जो है यहाँ पे निफ्टी जो है प्लस साइड में यहाँ पे क्लोज हुआ। रोहित जी यहाँ पे कह रहे हैं कि लॉट्स ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज रिजल्ट। ओके, ऑन 24th। ठीक है, लास्ट सेशन डे। ओके, सो भरत जी कह रहे हैं लास्ट सेशन डे बिकॉज ऑफ FII सेल्स। ओके, सो अगर कल के लास्ट सेशन की अगर बात करें, अगर कल की बात करें तो मार्केट जो है पिछले कुछ दिनों से जो है यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। फिर आज वापस गैप अप के साथ यहाँ पे ओपनिंग हुआ एंड अभी जो है जो क्लोज हुआ 889 का हाई बना के 15,772 पे जो है आज मार्केट क्लोज हुआ। एवरीवन, काफ़ी अच्छा लगा कि आप सभी लोग यहाँ पे मार्केट में रोज़ वॉच कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि अपनी ये जो हैबिट है उसको आप रोज़ बनाए रखिए। एंड चलिए अभी हम आज के ये सेशन की शुरुआत करते हैं QGLP अप्रोच। तो QGLP जो है ये बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज Q स्टैंड फॉर क्वालिटी, G स्टैंड फॉर ग्रोथ, L स्टैंड फॉर लॉन्जिविटी एंड P स्टैंड फॉर प्राइस। तो यहाँ पे ये चार फैक्टर पे जो है ये पूरा इन्वेस्टमेंट जो है आप कह सकते हो अप्रोच बनाया गया है। चारों का अपना अपना खुद का इम्पोर्टेंस है। अगर क्वालिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्वालिटी डिनोट्स द क्वालिटी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम बिजनेस एंड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखते हैं। अगर ग्रोथ की बात करता हूँ तो यहाँ पे अर्निंग की कितनी ग्रोथ हुई या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, सस्टेन रिटर्न ऑन इक्विटी, हम उस पर फोकस करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ लॉन्जिविटी की तो लॉन्जिविटी यहाँ पे जो हम देखते हैं कि कंपनी के पास कैसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या इकोनॉमिक मोट है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। और प्राइस जो है हम यहाँ पे प्राइस के बारे में अगर आपको सिंपली कहूँ तो प्राइस जो है हमारा यहाँ पे मकसद ये होता है कि आपको एक अच्छा बिजनेस जो है एक फेयर प्राइस पे करना है, ना ही कि आपको एक ठीक ठाक का बिजनेस के लिए आप कोई अच्छी प्राइस पे करो। मीन्स प्राइस डिनोट्स अवर अप्रोच फॉर बाइंग अ गुड बिजनेस फॉर फेयर प्राइस रादर देन बाइंग अ फेयर बिजनेस फॉर अ गुड प्राइस। मतलब आपको एक अच्छा बिजनेस बाय करना है एक फेयर प्राइस पे, ना ही कि आप ठीक ठाक सा बिजनेस बाय करो किसी अच्छे प्राइस पे। वो जो है आपको यहाँ पे तो ये जो चार मेन फैक्टर्स है क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिविटी एंड प्राइस। तो चलिए अभी हम
हर एक एस्पेक्ट को जो है वन बाय वन करके यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आता है क्वालिटी। सो लेट मी आस्क अ क्वेश्चन टू एवरीवन। जब भी हम बात करते हैं क्वालिटी की, या अगर मैं आपको पूछता हूँ कि ऐसे कौन से क्वालिटी फैक्टर्स है जो आप कंपनी में देखते हो और आप कह सकते हो कि नहीं, ये कंपनी जो है बेस्ट कंपनी है, इस कंपनी का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, आप कौन से फैक्टर पे या कौन सी चीज़ पे से आप कह सकते हो कि ये कंपनी की क्वालिटी अच्छी है? क्या देखोगे आप उस कंपनी में? ओके, सो सबसे पहला मुझे यहाँ पे रवि जी कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, टर्नओवर, डेट। शिवम जी कह रहे हैं फाइनेंशियल्स। रोहित जी कह रहे हैं ईयर ऑन ईयर रिजल्ट आर पॉजिटिव। शिवम जी कह रहे हैं स्टेबिलिटी। वेरी गुड शिवम जी। रोहित जी, नाइस पॉइंट। रवि जी, यस, वेरी गुड पॉइंट। अजय कुमार जी कह रहे हैं मैनेजमेंट कैसा है देखेंगे। यस, परफेक्ट, वेरी गुड अजय कुमार जी। स्वरूप जी कह रहे हैं बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, तो आप फाइनेंशियल्स में जो है करेक्ट स्वरूप जी, हम वो उस चीज़ को देख सकते हैं। भरत जी कह रहे हैं कंपनी के प्रमोटर्स का परफॉर्मेंस कंपनी का कैसा है, प्रोडक्ट्स कैसे है कंपनी के, एक्सीलेंट। रोहित जी कह रहे हैं मैनेजमेंट का स्ट्रेंथ कैसा है। ओके, वेरी गुड रोहित जी। सो यहाँ पे मुझे आंसर भरत जी, स्वरूप जी, रवि जी, शिवम जी, सभी से मिला है। ओके, ऑल थ्रू ऑफ एनुअल रिपोर्ट, वेरी गुड। यस, हम ये सारी चीज़ें हमें एनुअल रिपोर्ट से जो है कंपनी की मिल जाती है। सो बेसिकली एनुअल रिपोर्ट जो है वो आप एक ऐसा रिपोर्ट कह सकते हो कि जहाँ पे आपको कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। रोहित जी कह रहे हैं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। यस, करेक्ट रोहित जी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्वालिटी के बारे में, तो क्वालिटी जो है यहाँ पे हम quality of business or company is reflected in its ability to derive superior return on capital invested while treating stakeholders in consistently fair way. यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है दैट इज नोन एज द स्टेक होल्डर्स। किसको पता है स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? किनको किनको पता है कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जिनको नहीं पता इट्स ओके, बट जिनको पता है यू कैन मेंशन योर आंसर इन द चैट बॉक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आंसर आया रवि जी से, पार्ट ओनर्स। विशाल जी कह रहे हैं लाइक बैंक। रोहित जी कह रहे हैं शेयर होल्डर्स, पार्टनर्स, सप्लायर्स। यस, तो आप जितने भी आप लोगों के आंसर है मैं यहाँ पे चैट बॉक्स यहाँ पे मैं मेंशन करते जा रहा हूँ। सबसे पहले ओनर्स, शेयर होल्डर्स, फिर पार्टनर्स, सप्लायर्स, हाँ प्रमोटर्स में सब यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ। सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, यस वेरी गुड शिवम जी, एक्सीलेंट। एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, कस्टमर्स, यस वेरी गुड, यस। तो आप सभी के आंसर जो है सही है। अगर आप इन सभी जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए उन सभी को आप कंबाइन कर दो तो वो सारे मिलके यहाँ पे स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं। तो कंपनी क्वालिटी है कि नहीं है, उस कंपनी में दम है कि नहीं है, कंपनी कैसी है, उसका क्वालिटी जो है आप उस कंपनी के स्टेक मतलब इस तरीके से देख सकते हो कि कंपनी की जो क्वालिटी है वो रिफ्लेक्ट होती है कि उस वो कितना रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर पाती है। जो भी यहाँ पे आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, उस कंपनी से जो है उस इन्वेस्टमेंट से कंपनी कितना ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाती है, वो आपको यहाँ पे देखना है। बट ऐसा ना हो कि कंपनी रिटर्न ही जनरेट करती रहे बट उस जो बाकी की उसके जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ वो इनजस्टिस हो, मतलब सिर्फ कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर होल्डर को खुश रखना चाहती है, ऐसा ना हो। कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड भी रिस्पॉन्सिबल हो, कस्टमर्स के रिलेटेड भी रिस्पॉन्सिबल हो, एम्प्लॉयज़ के लिए, सप्लायर्स के लिए, पार्टनर्स के लिए, या फिर आप कह लीजिए कि जो भी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, जो भी XYZ इंस्टीट्यूट पर्सन या कोई भी हो जो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, उन सभी को जो है कंपनी एक कंसिस्टेंटली फेयर वे में ट्रीट करे। ऐसा ना हो कि कंपनी जो है प्रॉफिट करने के चक्कर में प्रोडक्ट के साथ इनजस्टिस कर रही हो, कंपनी प्रॉफिट जनरेट के चक्कर में जो है एम्प्लॉयज़ को जो है यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करता हो या फिर अपने कस्टमर के साथ चीट करते हो, ऐसा नहीं देखना। आपको ऐसी कंपनीज देखनी है कि जो सिर्फ एम्प्लॉयज़ मतलब ऐसा ना हो कि मतलब सिर्फ अपना एक जो सेल्फ मोटिव है सिर्फ उसको ही यहाँ पे प्रमोट करे,
बल्कि जितने भी लोग हैं उन सभी को साथ में लेके चले, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज नोन एज द क्वालिटी कंपनीज। स्वरूप जी कह रहे हैं एफ आई डी आई ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, येस करेक्ट, आप सही कह रहे हो स्वरूप जी कि एफ आई और डी आई एस भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। रवि जी कह रहे हैं कैन वी कॉल रिलायंस नॉन क्वालिटी कंपनी और इज दे डिक्लेयर्ड गुड डिविडेंड्स? नहीं जी यहाँ पे जो है आप कह सकते हो रवि जी कि डिविडेंड इज सेकंड, डिविडेंड जो है वो कंपनी के इस पे डिपेंड करता है कि लाइक उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना। तो अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड से ज़्यादा कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। डिविडेंड किन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? जिनका जो है कंपनी पे स्टेक ज़्यादा हो। अगर आप लाइक अगर आपके पास जो है या किसी के भी पास काफ़ी कम मात्रा में शेयर्स हो, मान लीजिए 1 या 2 शेयर्स हो, तो उनको जो है इतना डिविडेंड जो है लाइक इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं रखता, बिकॉज डिविडेंड हो के कितना होगा, 5, 10, 15, 20 रुपया। ओके, तो वो इनके पास या कंपनी के 1 या 2 या 10 शेयर से तो उतना उनको बड़ा अमाउंट नहीं लिखता। हाँ, तो ऐसा हो सकता है रवि जी कि वो जितना भी डिविडेंड अर्न करते हैं वो सारा वो री इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस में। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं कि जो जल्दी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, इवन दो दे आर वेरी गुड इन देयर नेचर, मतलब उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है, बट स्टिल वो डिविडेंड नहीं यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करते। इनका रीज़न क्या होता है कि वो अपने बिजनेस को और एक्सपांड करना चाहते हैं। अगर उन्होंने जो है डिविडेंड पे नाम पे सबको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अभी उनके पास जो है वो कहीं पे और इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी डिविडेंड से जो है उन्होंने शेयर कर दिया। अभी वो डिविडेंड का अगर वो प्रॉफिट कहीं और करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से और एक्सपांशन होगा। सो वो जो है ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे मैटर करता है। बट बाय द वे काफ़ी आप, यस वेरी गुड, आप सभी के आंसर्स यहाँ पे एकदम परफेक्ट है। सो चलिए यहाँ पे जो है, अगर मैं पिलर्स की बात करता हूँ, 2 मेजर पिलर्स है अगर मैं क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ। एक होता है क्वालिटी ऑफ बिजनेस एंड दूसरा होता है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो 2 चीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो अभी मैं आपको आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ बिजनेस या क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट? Yes, exactly. Very good. Excellent, Swarup ji. Excellent, Vishal ji. Excellent, Rohit ji. Excellent, Pallavi ji. Yes. तो आप सभी ने yes, very good, रोहित जी। ओके, रवि जी ने यहाँ पे, ओके रोहित जी, रवि जी से यहाँ पे आंसर आया मैनेजमेंट। अजय जी कह रहे हैं क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। ओके, जो इसका आंसर है दैट इज ये दोनों चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यस, भरत जी कह रहे हैं मैनेजमेंट इज ऑल्सो वाइटल। तो अगर आपको जो है कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है एंड ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है अगर कंपनी का बिजनेस अगर अच्छा है बट मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, दैट थिंग पर्टिकुलरली लीड टूवर्ड्स लाइक येस बैंक, या फिर जो भी आपने कंपनीज के बड़े जो स्कैम के बारे में सुना हो कि जहाँ पे कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है बट उनके मैनेजमेंट में जो है यहाँ पे घोटाले चल रहे हो, या फिर आई मीन दे आर नॉट फॉलोइंग द एथिक्स बेसिकली, तो वो कंपनी जो है लंबा सर्वाइव नहीं कर पाती। एट द सेम टाइम अगर कंपनी का जो है मैनेजमेंट अच्छा है बट बिजनेस बुरा है, तो लोग यहाँ पे सोचते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा होगा तो वो बिजनेस को जो है अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तो इसमें ना 2 चीज़ें होती है बेसिकली, कि अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो वो बिजनेस को जो है अच्छा करेंगे, उतना टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग दिस मच टाइम ओवर हियर। मार्केट में जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आपके पैसे, जस्ट फोकस ऑन थिंग वेयर यू गेट बोथ दिस थिंग। आपको वहाँ पे फोकस करना है जहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हो, बिजनेस भी कंपनी का अच्छा हो और मैनेजमेंट भी अच्छा हो। अगर ये दोनों फैक्टर्स अच्छे हैं कंपनी का, तो वो कंपनी जो है यहाँ पे लंबे टाइम तक यहाँ पे सरवाइव कर पाएगी। तो आपको ऐसी कंपनीज ढूंढना है जहाँ पे दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बिजनेस भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सी होता है क्या कि अगर आप कोई भी कंपनीज को देखें, छोटी कंपनीज हो गए, स्टार्टअप कंपनीज हो गए, उनमें क्या होता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हो पैशनेट होते हैं कि उनका अपना बिजनेस को जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होता है। बट होता क्या है कि उनके जो आइडियाज़ होते हैं वो मार्केट में इतने जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, जस्ट बिकॉज कभी कभार इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो सकती है, कभी कभार जो उनका जो लाइक आप कह सकते हो जो ट्रेंड है वो लोग यहाँ पे वो एक्सेप्ट ना कर, तो XYZ बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं।
तो यहाँ पे आप जब भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जस्ट लुक एट टू फैक्टर्स, कंपनी का बिजनेस कैसा है एंड कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। अगर दोनों फैक्टर्स आपको लगता है कि नहीं कंपनी का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, तो आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं, कितना बड़ा प्रॉफिट कमा रहा है, वो सारी चीज़ों, उनका सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, तो वो सारी चीज़ों के बेसिस पे आप कह सकते हो कंपनी का मैनेजमेंट जो है अच्छा है या बुरा है। कंपनी का बिजनेस कैसा अच्छा है या बुरा है वो आप चेक कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैनेजमेंट की, सो मैनेजमेंट के टाइम आप जो है कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हो कि उनके प्रमोटर्स कौन है, उनका यहाँ पे, और एट द सेम टाइम वो प्रमोटर्स का जो है एक्सपीरियंस कितना है, कितने सालों से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। बाय लुकिंग एट ऑल दिस फैक्टर्स व्हाट यू कैन डू, यू कैन थिंक अबाउट दिस कंपनी इज गुड और बैड। तो ये भी जो है, ये दोनों फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं प्रोडक्ट्स विदाउट मैनेजमेंट, यस एक्सीलेंट, वेरी गुड। भरत जी ने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया है कि प्रोडक्ट जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा अगर मैनेजमेंट, प्रोडक्ट विदाउट मैनेजमेंट कांट डू वेल, यस करेक्ट। तो वेरी गुड पॉइंट भरत जी। सो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट भी अच्छा है होना चाहिए, बिजनेस भी अच्छा होना चाहिए। सो अगर प्रोडक्ट अच्छा हुआ, मैनेजमेंट भी अच्छा हो, दैट इज गुड। प्रोडक्ट अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, वो भी चलेगा नहीं। मैनेजमेंट अच्छा है बट प्रोडक्ट नहीं अच्छा, वो भी नहीं चलेगा। तो सब दोनों का इक्वली जो है प्लस पॉइंट होना चाहिए। सो यहाँ पे उसके बाद लिखा है इफ वन ऑफ द एस्पेक्ट इज जीरो, क्यू विल बी इक्वल टू जीरो no matter how high the other. Quality is a subjective term and yet there are several objective indicators of the same. अभी आपको देखना क्या है, लाइक अगर आप कोई भी कंपनी के बिजनेस को देखते हो, क्वालिटी ऑफ बिजनेस में आपको क्या देखना है एंड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट में क्या देखना है, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट को मेंशन करेंगे। Good management companies like Tata have confidence of investor as well as longevity. Yes, exactly. यस, तो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है रवि जी ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि बिजनेस को तो हम चलो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लाइक उसके जो सेल्स का नंबर पे से या उनके प्रोडक्ट पे से, हाउ वी कैन प्रिडिक्ट अबाउट द मैनेजमेंट। तो प्रिडिक्ट जो है यहाँ पे आपको जो है कंपनी का जो है, अगर कोई भी आप कोई भी कंपनी के अगर आप मैनेजमेंट को देखना चाहते हो, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखिए सबसे पहले कि कहाँ से एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो आप चेक कीजिए। सेकंड चीज़, आपको उन्होंने कौन सी कंपनीज में काम किए हैं, उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो देखिए। बहुत बार होता है कि जब भी आप देखोगे कोई भी एक जब भी कोई कंपनी एक पोजीशन छोड़ के किसी दूसरे कंपनी में हायर होता है, तो उस टाइम पे उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे आर्टिकल्स होते हैं कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया है। तो वो सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है, तो जिससे आपको क्या हो सकता है, लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, काफ़ी पुराना एग्जांपल है हालांकि, बट एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल लाइक जब भी स्टीव जॉब्स ने, लाइक आपने सुना होगा, ये एग्जांपल काफ़ी फेमस भी हुआ था कि स्टीव जॉब्स ने जो कोका कोला के जो मार्केटिंग हेड था, उनको यहाँ पे बुलाया था कि इंस्टेड ऑफ सेलिंग कोका कोला द होल लाइफ, यू कैन कम टू माई कंपनी, ज्वाइन माई कंपनी एंड डू सम रेवोल्यूशन। तो वो यहाँ पे उनके आने के बाद जो है काफ़ी यहाँ पे एप्पल का यहाँ पे जो है बिजनेस ग्रोन हुआ था। तो ये सारी चीज़ों से जो है आपको पता, मतलब जितना आप ज़्यादा उन पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, उनके इंटरव्यूज़ जो है, हालांकि नावडेज आपको ऑलरेडी जो है, मतलब बहुत सारे आपके अच्छे इंटरव्यूज़ जो है उनको आपको आप यूट्यूब से रेफ़र कर सकते हो। सो दिस आर द सम ऑफ द सोर्सेज कि आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनकी जो अचीवमेंट्स है वो आपको दिखाई देंगे, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आप यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हो। सो बोर्ड मेंबर्स, पॉलिसी ऑफ डायरेक्टर्स, ओके यस करेक्ट भरत जी। सो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस में जो है आप कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। सो सबसे पहले आता है लार्ज प्रॉफिट पूल, मतलब कंपनी यहाँ पे कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। सी हम इन्वेस्टर्स हैं, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ होती है, दैट इज़ प्रॉफिट। कंपनी जो है अगर अच्छा प्रॉफिट कर पाती है, हमें डिलीवर कर पाती है, तो वो हमारे लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है।
अभी आप सभी लोग मुझे ऐसी कंपनीज के नाम बताइए कि जहां पे कंपनी काफी अच्छा प्रॉफिट करती हो, लाइक हंड्रेड्स ऑफ करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ जो है कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट पब्लिश करती हो। कोई भी कंपनी का नाम आपको यहाँ पे याद आ रहा है, ऐसी कौन सी कंपनी है? यस, तो यार यहाँ पे रोहित जी कह रहे हैं रिलायंस, रवि जी कह रहे हैं अपोलो, ओके। रोहित जी कह रहे हैं टीसीएस, परफेक्ट। सौरभ जी कह रहे हैं टीसीएस, ओके। विप्रो, बीपीसीएल, संतोष जी कह रहे हैं बीपीसीएल, रोहित जी कह रहे हैं विप्रो। देन अजय कुमार जी कह रहे हैं डेविस लैब, विशाल जी कह रहे हैं आईटीसी, इन्फोसिस, रवि जी कह रहे हैं, स्वरूप जी कह रहे हैं एमआरएफ, एचएलएल, ओके। There are lots of company, yes. HUL, yes. So like Hindustan Unilever, yes, it's there are many companies. There are many companies, you can say, like they are making the good amount of profit every time. So this things plays a very important role for you can say like to select the good business. अगर प्रॉफिट अच्छा है तो हमारे लिए फायदेमंद है, तो फिर ही हमें उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। इट डजेंट मीन कि अगर प्रॉफिट नहीं कर रही है तो आप उसे निग्लेक्ट कर दीजिए। प्रॉफिट अगर अच्छा होता है सो दैट इज गुड, तो हमारे लिए जो है वो एक अच्छा क्राइटेरिया हो जाता है कि हाँ कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर पा रही है। प्रॉफिट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना वो ज्यादा मैटर करता है। कि अगर कंपनी कोई है कि वो कभी कभार जो है एकदम अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे पब्लिश करती है, दूसरे साल वो नेगेटिव आ जाती है, तो ऐसा भी नहीं देखना आपको। कंसिस्टेंसी, यस, अगर वो 10% से ग्रो हो रही है दैट इज ओके, बट कंसिस्टेंसी जो है काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट के टाइम पार्ट प्ले करता है। सेकेंड चीज आता है इकोनॉमिक मोड। इकोनॉमिक मोड की अगर बात करें तो दैट इज सस्टेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज रिफ्लेक्टेड इन रिटर्न रेशियोज, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड दोस ऑफ पीयर्स। तो यहाँ पे आपको देखना है कंपनी के पास किस तरीके का कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। मतलब आपको यहाँ पे देखना है कि ऐसा कोई एडवांटेज है जिससे सभी कस्टमर्स जो है उस कंपनी के पास जा रहे हैं। कंपनी के पास ऐसी कौन सी यूएसपी है, यूनिक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कि जिससे कंपनी जो है यहाँ पे लंबे टाइम तक जो है यहाँ पे सर्वाइव कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है कि अगर आप देखें तो फॉर एग्जाम्पल फेविकॉल जो है, लाइक ये कंपनी ने अच्छे से एक तरीके का गुडविल क्रिएट कर दिया कि अगर आपको कोई स्टिकी प्रोडक्ट चाहिए तो फेविकॉल जो है तुरंत दिमाग में नाम आता है। अगर मैं कोई खाने की चीज़ है लाइक नूडल्स या मैगी हो गया, तो मैगी जो है वो तुरंत लोगों को दिमाग में आ जाता है। उसी तरीके से हर एक मतलब किसी ना किसी कंपनी का किसी ना किसी तरीके का यूएसपी होता है कि जिससे उसका सेलिंग जो है कंपैरेटिवली अदर्स वो हाई होता है। फिर उसी तरीके से कोई ऐसी कंपनीज होते हैं, यस लाइक कोलगेट, करेक्ट, रवि जी ने यहाँ पे कहा जेरोक्स, भरत जी कह रहे हैं लाइक कोलगेट, भरत जी कह रहे हैं हाँ हमें बुक वैल्यू भी जो है देखनी चाहिए, ओके। सो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। एट द सेम टाइम सभी कंपनीज जो है डिफरेंट डिफरेंट टेक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं कि कैसे वो कस्टमर को सिर्फ एक्वायर ही ना कर सके बट उसे लंबे टाइम तक रिटेन भी कर सकें। तो यहाँ पे होते कोई कंपनीज जो है एकदम प्राइस एफिशिएंट होते हैं, मतलब उसके जैसा आपको बेस्ट प्राइस जो है कोई और डिलीवर कर ही नहीं पाता। वो भी एक फैक्टर होता है कि कोई भी कस्टमर को आप रिटेन कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे होता है कोई कंपनी जो है लाइक ऑफर्स होता है, लाइक बहुत सारे टेक्टिक्स होते हैं कि जिससे वो अपने कस्टमर को यहाँ पे एक्वायर करके या रिटेन करके रखते हैं। सो आपका यहाँ पे मेन काम क्या है, आपको देखना है कि कंपनी यहाँ पे सेल्स कैसे बढ़ा रही है। एट द सेम टाइम कंपनीज जो है यहाँ पे कौन से फैक्टर्स जो है देख रही है कि जिससे वो नए नए कस्टमर्स को, सेगमेंट्स को यहाँ पे एक्वायर कर सके। ये चीज़ जो है उससे होता क्या है कि जितना ज़्यादा रेवेन्यू होगा तो उतना उनका ज़्यादा रिटर्न जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न जनरेट होगा उतना बेटर है। जितना रिटर्न ज़्यादा उतना आपको ज़्यादा फायदा है। और वो रिटर्न सिर्फ उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस यहाँ पे उनके जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे भी ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड थिंग यहाँ पे आता है फेवरेबल कॉम्पिटेटिव स्ट्रक्चर लाइक मोनोपोली और ओलिगोपोली। अभी आई गेस आप सभी को पता होगा मोनोपोली क्या है। मोनोपोली इज लाइक आईआरसीटीसी, मतलब एक ही जगह है जहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हो, या आप कहीं और भी जाते हो तो आपको इन दी एंड आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है टिकट बुक करने के लिए। सो उनका क्या है, उनका मार्केट में मोनोपोली है, मतलब टिकट बुक करना है तो सिर्फ आईआरसीटीसी। तो ये मोनोपोली हो गया।
दूसरा होता है ओलिगोपोली। अभी ओलिगोपोली क्या होता है? एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज अ ओलिगोपोली? ओके, सो रवि जी कह रहे हैं टू सेम प्रोडक्ट्स, रोहित जी कह रहे हैं मोर देन टू प्लेयर्स। ओके, भरत जी कह रहे हैं बॉस ऑफ द मार्केट। ओके, लीडर्स ऑफ द मार्केट। वेरी गुड भरत जी, रोहित जी, रवि जी। यस, और कोई अपने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करना चाहेगा? ओके, सो देख लेते हैं कि ओलिगोपोली क्या होता है। अगर मैं ओलिगोपोली की बात करता हूँ, ओलिगोपोली कैसा होता है कि यहाँ पे ये एक ऐसा आप कह सकते हो इंडस्ट्री होता है या ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जहाँ पे कंपटीशन है, बट यहाँ पे एकदम कम प्लेयर है। मार्केट प्लेयर जिसे हम कहेंगे वो काफी कम होते हैं। उतने कम है कि इवन आप उसे गिन सकते हो कि लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन एक ऐसी फील्ड है कि जहाँ पे अगर आप मेजर प्लेयर की बात करो तो वो कौन से हैं, जिन्होंने अगर आप देखें रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, अभी ये तीन ही कंपनी ने जो है मेजोरिटी ऑफ यहाँ पे मार्केट को कैप्चर करके रखा है। जैसे कि रोहित जी ने यहाँ पे मेंशन किया जियो, एयरटेल, वोडा। सो ये तीन कंपनीज जो है वो आप कह सकते हो दिस आर द एक ऐसा MTNL है, वैसे तो BSNL है, बट अगर आप देखोगे तो उनका जो है मार्केट शेयर है काफी, इट्स गुड। बट अगर मेजोरिटी ऑफ मार्केट शेयर देखो 40-45 करोड़ जो है वो आप जियो अकेला लेके बैठे हैं, तो सभी का यहाँ पे आप देखो कि बहुत कम मार्केट प्लेयर्स है, और उन सभी मार्केट प्लेयर्स को इवन आप काउंट भी कर सकते हो कि हाँ ये सारे प्लेयर्स हैं। सो वो जो इंडस्ट्री होती है उसे हम ओलिगोपोली कहते हैं। सो एक होता है टेलीकम्युनिकेशन, जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेंज द कलर। तो यहाँ पे एक होता है टेलीकम्युनिकेशन। कोई दूसरा सोच सकते हैं और कहाँ कहाँ पे आप ओलिगोपोली को देख सकते हो? एक हो गया टेलीकम्युनिकेशन, और कहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा ओलिगोपोली, और कौन से इंडस्ट्री में? फार्मा, यस, फार्मा जो है अगर बात करें पेट्रोकेमिकल, यस, एक्सीलेंट, वेरी गुड रवि जी। पेट्रोकेमिकल, वेरी गुड संतोष जी, फार्मा। फिर ये स्वरूप जी कह रहे हैं होम डिलीवरी फूड प्रोडक्ट्स, नाइस, वेरी गुड। तो अगर चेन की बात करें तो काफ़ी कम है स्वरूप जी, यस, एक्सीलेंट। तो बैटरी में अगर हम देखें तो अमर राजा, ओके, विशाल जी करेक्ट। FMCG में ओके, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ओके। इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस की बात करें संतोष जी, नाइस। पावर सेक्टर, यस, पावर सेक्टर विल आल्सो कम, पावर सेक्टर्स में भी जो है काफ़ी कम प्लेयर्स हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ओके, जिसे हम FMCG भी यहाँ पे आ जाएगा अगर मैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ तो। स्टील में है, लाइक अगर आप कह सकते हो कमर, लाइक ऑटो सेक्टर हो गया, या आप ऐसे इंडस्ट्रीज कह सकते हो ओलिगोपोली में कि जहाँ पे इतना ज़्यादा, मतलब ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल्स, यस करेक्ट भरत जी। एक, अगर आपको ओलिगोपोली की बात करता हूँ तो एक ऐसे इंडस्ट्री की तरह आप यहाँ पे सोच सकते हो कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए कि लोग जल्दी से इसको अफोर्ड ही ना कर पाए। तो वहाँ पे जहाँ पे एंट्री बैरियर हो जाते हैं, वो जो है आप उस बिजनेस को यहाँ पे क्वालिटी ऑफ बिजनेस में, अरे ओलिगोपोली में जो है आप इसे कंक्लूड इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि ऑयल हो गया, पावर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ऑटो सेक्टर्स हो गए। तो यहाँ पे ऐसे है कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट चाहिए फंडिंग का, बहुत पैसे होते हैं, फिर ही आप उस यहाँ पे मार्केट में एंटर कर पाते हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे सेक्युलर एंड स्टेबल बिजनेस, प्रेफरेबली कंज्यूमर फेसिंग। तो आपको यहाँ पे जो है देखना है कि आपका बिजनेस जो है वो कितना जो है यहाँ पे स्टेबल है। सो लेट मी आस्क वन क्वेश्चन टू एवरीवन कि आपके हिसाब से अगर आप जो है यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो कौन सा टाइप का बिजनेस आपको पसंद ज़्यादा आएगा? ऐसा बिजनेस जिसका स्टेबिलिटी हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उसकी डिमांड हो, या ऐसा बिजनेस जो साइक्लिकल हो, मतलब एक साल में एक बार डिमांड आएगी, बट जब आएगी तभी जोरों शोरों से आएगी? तो किस तरीके का आपको ज़्यादा जो है स्टेबल वन और साइक्लिकल? रवि जी कह रहे हैं स्टेबिलिटी, पल्लवी जी कह रहे हैं स्टेबल,
ओके, रोहित जी कह रहे हैं स्टेबिलिटी। स्वरूप जी कह रहे हैं यहाँ पे स्टेबल, अजय कुमार जी कह रहे हैं स्टेबिलिटी। यस, तो स्टेबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है जब भी आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे देखते हो तब। अजय कुमार जी यस। लास्ट में है पॉजिटिव डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कंपनी के पास जितनी भी डिमांड आ रही है आपको यहाँ पे देखना है कंपनी उस चीज़ों को या उन डिमांड को अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाता है कि नहीं कर पाता, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आता है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, कि आपको मैनेजमेंट जब भी आप मैनेजमेंट देखना चाहते हो मतलब वहाँ पे आपको कौन से फैक्टर्स देखने हैं। तो तीन मेजर पॉइंट है, कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी एंड ग्रोथ माइंडसेट। कॉम्पिटेंस में यहाँ पे आता है साउंड बिजनेस स्ट्रैटेजी, मतलब वो कंपनी जो है कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे बिजनेस स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बट यहाँ पे होता है क्या है कि बहुत कंपनी ऐसी है या बहुत लोगों को आपने खुद ने देखा होगा कि प्लानिंग के टाइम वन ऑफ द बेस्ट होते हैं, बट जब बात आती है उसे एग्जीक्यूट करने की वो थोड़े उसमें पीछे पड़ जाते हैं। सो आपको यहाँ पे ऐसे बिजनेस को देखना है कि जो सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी से ना बना पाता हो बट उसे अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट भी कर पाता हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोगों ने रिलायंस, मतलब सभी को पता है रिलायंस जियो जो है काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है अगर हम बात करें तो। उन्होंने जब ये रिलायंस जियो को इनिशिएट किया था, उनको पता था कि यहाँ पे कितना बड़ा जो है डिमांड हो सकता है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया कि एकदम कम प्राइस में या फिर एकदम फ्री में भी कह सकते हो, जब ये रिलायंस जियो इंट्रोड्यूस हुआ था दैट टाइम उन्होंने अपने जितने भी प्लान्स थे सारे फ्री में लोगों को डिलीवर किए थे, जिससे हुआ क्या कि एक मास मोमेंटम हो गया था और लोग जो है रिलायंस जियो को परचेज कर किए जा रहे थे। तो उन्होंने सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बनाई कि ठीक है इतने हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वो सारे कस्टमर्स को कैसे फास्ट एकदम अच्छी तरीके से एक्वायर कर सकते हैं, कैसे उनको रिटेन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों ने उन्होंने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई बट एकदम अच्छी तरीके से उसे एग्जीक्यूट भी किया। नाउ एक यहाँ पे फैक्ट ये आता है कि रिलायंस जियो जो है उस टाइम पे आप कह सकते हो उन्होंने एक अच्छा सा एक अवार्ड जीता था, एक अचीवमेंट था उनका कि उन्होंने फास्टेस्ट 100 मिलियन कस्टमर्स जो है उन्होंने एक्वायर किए थे। उसके पहले ये रिकॉर्ड जो था फेसबुक के नाम पे था, वो रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया और अभी जो है आप कह सकते हो कि रिलायंस जियो इज़ द फास्टेस्ट 100 मिलियन जिन्होंने सब्सक्राइबर यहाँ पे हुए थे। वो एक अचीवमेंट था, तो वो दैट इज़ द थिंग। तीसरा यहाँ पे पॉइंट दैट इज रैशनल डिविडेंड पे आउट पॉलिसी, कि कंपनी जो है अपना पैसा यहाँ पे डिविडेंड के फॉर्म में लोगों को दे देती है या फिर उसे री इन्वेस्ट करती है, दैट इज द पॉइंट। इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कंपनी एंड कंसर्न फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। कोई मुझे बता सकते हैं ऐसी कंपनी का नाम जो अपने सारे स्टेक होल्डर्स के रिलेटेड कंसर्न रखता हो, वेदर वो आप कह सकते हो एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, सभी के रिगार्डिंग वो जो है कंसर्न रखता हूँ। कैन यू थिंक अबाउट एनी कंपनी? सेल, बीपीसीएल, ओके, टाटा, आईटीसी, ओके, वेरी गुड। रवि जी कह रहे हैं टाटा मोटर्स, ओके। विशाल जी कह रहे हैं आईटीसी, देन बीपीसीएल, सेल कह रहे हैं रवि जी, संतोष जी कह रहे हैं टाटा, देन भरत जी कह रहे हैं टाटा, ओके, सौरभ जी कह रहे हैं एनटीपीसी। सो फिर यहाँ पे और एक कोई पॉइंट आया था, ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज, ओके। सो आपको जो है टीसीएस कह रहे हैं, हु इज सेइंग, ओके, रवि जी कह रहे हैं टीसीएस, ओके। सो यहाँ पे जो है आपको ये देखना है कि टाटा का जो एक स्मॉल एग्जांपल देना चाहूँगा, यहाँ पे आप कह सकते हो कि जब भी 26/11 अटैक हुआ था ताज होटल पे, सो उस टाइम पे जो है काफ़ी लोगों ने यहाँ पे उस वायलेंस में उनके साथ एक अनसर्टन मूवमेंट हो गया था। सो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि नेक्स्ट डे जो है यहाँ पे रतन टाटा जी ने जो है वो प्लेस पर्सनली विजिट किया था, एंड नॉट ओनली दैट उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने भी ये वायलेंस के अंदर कुछ उनके साथ कुछ बुरा हुआ है या फिर उन्होंने अपनी लाइफ को लॉस किया है, उन सभी को यहाँ पे उनकी फैमिली का जितना भी एजुकेशनल एक्सपेंस होगा वो टाटा ट्रस्ट जो है वो यहाँ पे उस चीज़ को बेयर करेगा। सो दिस इंडिकेट्स कि वो कंपनी सिर्फ प्रॉफिट बनाने के चक्कर में नहीं है बट वो कैसे सोसाइटी को डेवलप कर सके या अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कैसे वो अच्छी तरीके से रिलेशन रख सके, वो सारी चीज़ जो है आपको टाटास में जो है थोड़ा यूनिकली दिखाई देता है। यस, बाकी कंपनीज भी करती है बट टाटा जो है ये चीज़ में आप कह सकते हैं एक अपने आप में जो है काफ़ी बड़ी मिसाल है। फिर ग्रोथ माइंडसेट, तो यहाँ पे लॉन्ग रेंज प्रॉफिट आउटलुक की आपको देखने कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट आउटलुक क्या है कि कंपनी अपने आप को जो है लाइक इन इन अपकमिंग 5 ईयर्स 10 ईयर्स कहाँ पे देखती है वो आपको देखना है।
एंड एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन इंक्लूडिंग ग्रोथ बाय एक्विजिशन, कि कंपनी अपने जो है लाइक आप कह सकते हो कि कैसे जो है कैपिटल एलोकेशन एफिशिएंटली कर सकता है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मतलब जो भी एक्विजिशन कर रहा है वो एकदम रिलेटेड हो, तो वो यहाँ पे आपको देखना है। स्वरूप जी कह रहे हैं रिसेंटली ड्यूरिंग कोविड टाटा कंट्रीब्यूट अलॉट, यस टाटा स्टील ने यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो थे उनका एक काफ़ी एक यहाँ पे आया था, काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है उन्होंने यहाँ पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे उनका उन्होंने जो है डोनेशन किया था। यस, वेरी नाइस पॉइंट स्वरूप जी। सो दिस आर द पॉइंट्स कि जब भी आप कोई बिजनेस या फिर मैनेजमेंट को देखना चाहते हो यू कैन टेक दिस पॉइंट्स। तो अभी मैं आप सभी के से कहूंगा कि टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड एंड लेट मी नो। Yes, Tata is itself as a legendary. Yes, correct, Bharat ji. I agree with your point. स्वरूप जी कह रहे ओके डन, वेरी गुड। सो ये जो था दैट इज क्वालिटी। सो क्वालिटी जो है वो इन सिंपल वर्ड्स एक डिनोट करती है कि आपको अगर आप कोई भी कंपनी में आप खुद इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप इसको फिल्टर्स की तरह ले सकते हो, क्राइटेरियाज की तरह कि कंपनी क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है, उनका कॉम्पिटेंस कैसा है, इंटीग्रिटी कैसा है, ग्रोथ माइंडसेट कैसा है, बिजनेस के रिलेटेड जो है यहाँ पे पॉइंट वो भी आप देख सकते हो। तो उसके बेस पे आपको फिल्टर आउट करने में जो है थोड़ा सा हेल्प होगा। नाउ नेक्स्ट चीज यहाँ पे दैट इज ग्री जी, जी स्टैंड फॉर ग्रोथ। अभी आप मुझे कह सकते हो, आप में से कोई भी मुझे बता सकते हो व्हाट इज अ ग्रोथ बेसिकली। अगर मैं ग्रोथ ये शब्द कहता हूँ, ग्रोथ से आपको क्या समझ में आता है, व्हाट इज अ ग्रोथ? रोहित जी कह रहे हैं ईयर ऑन ईयर प्रोग्रेस होना, यस एग्जैक्टली, परफेक्ट, वेरी गुड रोहित जी। इनकम असेट की बढ़ोतरी होना, यस करेक्ट आंसर विशाल जी। रवि जी कह रहे हैं लेडर टू सक्सेशन, यस सक्सेस की सीढ़ियाँ आप कह सकते हो, वेरी गुड रवि जी। रोहित जी कह रहे हैं सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए। स्वरूप जी कह रहे हैं अप ट्रेंड ऑफ अ कंपनी ना ईयर ईयर बेसिस। पल्लवी जी कह रहे हैं लॉन्ग रन ऑफ अ कंपनी विद द प्रॉफिट, यस वेरी गुड पल्लवी जी, स्वरूप जी, रोहित जी। रोहित जी कह रहे हैं लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, वेस। अजय कुमार जी कह रहे हैं रेवेन्यू जनरेट ईयर एंड ईयर बेसिस, करेक्ट। सो ग्रोथ जो है, चलिए इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं कि अगर मैं ग्रोथ के बारे में बात करता हूँ, सो मोस्ट इन्वेस्टर लुक फॉर ग्रोथ while सिलेक्टिंग कंपनीज फॉर इन्वेस्टिंग। However, growth by itself doesn't mean much. Growth is simply an amplifier. It looks good when return is exceeds the cost of capital. It looks bad when return is below the cost of capital, and neutral when the returns is equal to the cost of capital. Higher growth add the value for higher return business and detracts the value for low return businesses. भरत जी कह रहे हैं प्रोग्रेस इन ऑल एस्पेक्ट एज वेल फॉर ग्रोथ ऑफ कंपनी एंड कंट्री, यस करेक्ट भरत जी। सो अगर ग्रोथ के बारे में अगर मैं कहता हूँ तो ग्रोथ क्या होता है कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको ज़्यादा मिल रहा है, अगर आपने 100 रुपये रखा है कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, एक साल के बाद उसका 125 हो जाता है या 130 हो जाता है, इट्स अ गुड रिटर्न। अगर आपने 100 रुपये रखा है, एक साल के बाद वो 100 का जो है 80 या 70 रुपये हो जाते हैं, इट्स अ बैड। अगर वो 100 का 100 ही रहता है एक साल के बाद भी, तो वो क्या होता है, इट्स अ न्यूट्रल, मतलब आपका ना ही ग्रोथ हुआ है ना ही डी ग्रोथ, मतलब आपका ना ही अच्छा अच्छा हुआ है ना ही आपके साथ बुरा हुआ है। तो हायर ग्रोथ एट द वैल्यू, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरी एक कंपनी है, पहले साल पे मैंने 100 प्रोडक्ट बेचे, फिर 125 प्रोडक्ट बेचे, फिर आप कह सकते हो कि मैंने 155 पॉइंट प्रोडक्ट बेचे, फिर 190 प्रोडक्ट बेचे, एंड फिर जो है कुछ 250 जैसे प्रोडक्ट बेचे। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए कि मेरा जो है एक एवरेज जो है, अगर मैं बात करता हूँ मेरा एवरेज ग्रोथ की, अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ओके फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इट्स अ 25%। तो 25% से अगर मैं हर साल अगर मैं ग्रो करता हूँ, तो इससे क्या होता है, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा कंपनी जो है अगर मैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा हूँ तो पब्लिक को, शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को जो है मेरी कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा होगा। द मोमेंट कंपनीज के शेयर होल्डर, इन्वेस्टर और जो यहाँ पे मेरे यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे हैं, उनको जब भरोसा होता है, उससे क्या होता है कि मेरे कंपनी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। एट द सेम टाइम
अगर कंपनी जो है परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लाइक कंपनी जो है कंसिस्टेंटली, लाइक इनिशियली अगर वन या एक बार टू एक या दो बार होता है तो इन्वेस्टर इवन अंडरस्टैंड कि ठीक है चलो, लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, लॉकडाउन, पैंडेमिक, क्वारंटाइन, सब रीजन से जो है कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। बट इवन तो ये सभी चीज एक बार हो जाने के बाद भी अगर कंपनी जो है कंटिन्यूसली जो है नेगेटिव रिपोर्ट पोस्ट करती है, तो इससे क्या होता है, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर, इन्वेस्टर जो होते हैं, वो धीरे धीरे लूज करते हैं ट्रस्ट उस कंपनी में। और जब भी ऐसा होता है तभी क्या होता है, उनकी वैल्यू जो है, उस कंपनी की वैल्यू यहाँ पे डिट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाती है। सो आपको उन कंपनीज पे देखना है कि जहाँ पे उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। सो ग्रोथ इज लाइक, आप सभी ने जितना भी पॉइंट्स मेंशन किए दैट इज ऑल राइट, कि वो सभी जो है यहाँ पे मैटर करते हैं। बट यहाँ होता क्या है कि अगर बिजनेस जो अगर एक हायर रिटर्न परफॉर्मेंस दे रहा है तो उससे उसकी वैल्यू जो है, उनका ग्रोथ यहाँ पे एक पॉजिटिव नोट साइड होगा। बट एट द सेम टाइम अगर लो रिटर्न बिजनेस है तो उससे उनकी वैल्यू जो है यहाँ पे डिट्रैक्ट होगी, धीरे धीरे कम होगी। अगर मैं क्यूजीएलपी के जी की बात करता हूँ तो ये यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ के पे जो है ज़्यादा फोकस करता है। आई विल रिपीट अगेन, अगर क्यूजीएलपी की जी की बात करूँ, जी ऑफ द क्यूजीएलपी, वो अर्निंग ग्रोथ पे फोकस करती है। ऐसा क्यों? अगर कोई भी ग्रोथ होता है उनका दो डायमेंशंस होता है, एक होता है अर्निंग ग्रोथ, दूसरा होता है वैल्यूएशन ग्रोथ। अर्निंग ग्रोथ मतलब क्या? अर्निंग ग्रोथ मतलब आप कह सकते हो नंबर्स, जिस चीज को आप नंबर में मेंशन कर सकते हो दैट इज अर्निंग ग्रोथ। फॉर एग्जांपल सेल्स है, नंबर में दिखेगा, टेंजिबल है, अर्निंग ग्रोथ। नेट प्रॉफिट, यस टेंजिबल है, आप लिख सकते हो, अर्निंग ग्रोथ। वैल्यूएशन ग्रोथ में क्या होता है? वैल्यूएशन ग्रोथ इट्स मोर लाइक सब्जेक्टिव टर्म।
मतलब अगर कोई कंपनी जो है मुझे पसंद है, मुझे लगता है कि कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है फॉर इन्वेस्टमेंट, मे बी ऐसा हो कि दूसरे को उतनी बेस्ट ना लगे। लाइक आप कह सकते हो कि उनको ऐसा लग सकता है कि नहीं, दिस इज अ गुड कंपनी बट नॉट द बेस्ट कंपनी। यस, यहाँ पे गुडविल भी जो है एक फैक्टर्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। यस, करेक्ट पॉइंट, वेरी गुड स्वरूप जी। सो ये वैल्यूएशन के टाइम जो होता है वो सब्जेक्टिव हो जाता है। तो वैल्यूएशन ग्रोथ को जो है वो इंटेंजिबल भी है, उसको जो है नंबर्स में मेंशन करना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे जो है यहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए द थिंग विच इज टेंजिबल। यस, करेक्ट भरत जी की एचयूएल ओके, एचयूएल मेरिको ओके। तो यहाँ पे आपको जो है ऐसी चीज़ों पे फोकस करना है जो टेंजिबल हो। यूनिवर्स के लिए सभी के लिए एक ही चीज़ हो, 100 रुपया अगर सेल्स किया है तो आपको भी 100 रुपया दिखाई देगा, कंपनी को भी 100 रुपया दिखाई देगा और इन्वेस्टर्स को भी 100 रुपया दिखाई देगा। तो ऐसी चीज़ें जो टेंजिबल हो और सभी लोगों के पास जो है एक इन्फॉर्मेशन आती हो और जिससे आपको एनालाइज करने से आंसर एक ही मिले, तो उस चीज़ पे जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो अर्निंग ग्रोथ के भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव डायमेंशंस है। एक होता है सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड रियलाइजेशन ग्रोथ। अभी इनको जो है हम वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले आता है सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ। अभी सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ क्या होता है? सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो नथिंग बट पहले साल पे मैंने 100 प्रोडक्ट बेचे, फिर 110, फिर 150, फिर 150, फिर 200 प्रोडक्ट बेचे, 250 प्रोडक्ट बेचे। तो हर टाइम मेरा क्या हो रहा है? सेल्स बढ़ रहा है। सेल्स बढ़ेगा तो क्या होगा? मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज मेरे प्रोडक्ट्स जो है मैं यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे सेल कर पा रहा हूँ। जितना ज़्यादा यहाँ पे सेल कर पाऊंगा उतना ज़्यादा मेरा अर्निंग बढ़ेगा। सेकेंड चीज़ यहाँ पे आता है दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज। अभी ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है? यस, एनीवन नोज व्हाट इज द ऑपरेटिंग लेवरेज? ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आंसर दिया है स्वरूप जी ने। ओके, वेरी गुड। स्वरूप जी कह रहे हैं फ्लो कैपिटल, कितना कैपिटल का फ्लो हो रहा है। ओके, रोहित जी कह रहे हैं हाउ मच मनी कंपनी कैन पिक फ्रॉम मार्केट। ओके ओके, ऑपरेटिंग लेवरेज समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो ऑपरेटिंग लेवरेज समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लेवरेज क्या होता है। ओके, लेवरेज का सिंपली मतलब ये होता है कि कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिलना, या सेम इनपुट में आपको ज़्यादा आउटपुट मिलता है, दैट इज नोन एज द लेवरेज। आई विल रिपीट अगेन। लेवरेज का मतलब ये होता है कि जितना आप कम इनपुट लेते हो उस पर अगर कम इनपुट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, दैट इज नोन एज द लेवरेज। या सेम इनपुट पे आपको ज़्यादा आपको आउटपुट मिले, उसे हम लेवरेज कहते हैं। अभी ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज इज मोर फोकसेस ऑन कि आप जो भी आपका कंपनी का डे टू डे ऑपरेशंस है उसमें कंपनी कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है, वो आप ऑपरेटिंग लेवरेज से जो है पता कर सकते हो। अभी कैसे होता है, लेट्स लुक एट दिस। तो मान लीजिए एक कंपनी है, एक इंडस्ट्री को ही समझ लेते हैं, पेन मैन्युफैक्चरिंग जो है कंपनीज है। एक है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड और दूसरे का नाम यहाँ पे है एक्सवाईजी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड जो है ये हमारी खुद की कंपनी है, हम जो है इस कंपनी के ओनर है। और ये जो है एक्सवाईजी लिमिटेड ये हमारे कंपटीटर की कंपनी है। ओके, ये एबीसी के हम मालिक है और एक्सवाईजी हमारा कंपटीशन है। तो जब भी बात आती है लाइक इनपुट की, इनपुट मतलब अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन हुआ, या फिर आप कह लीजिए कि यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का जो इस्तेमाल हुआ, तो ये सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो इन सभी का जो है एबीसी लिमिटेड मतलब हमारी कंपनी ने और एक्सवाईजी ने यहाँ पे लेट्स अज्यूम सेम जो है इस्तेमाल किया। अभी जस्ट अ सेकेंड, हमारी कंपनी ने एंड जो है कंपटीटर कंपनी की जो इनपुट है वो सेम है। फॉर एग्जांपल, अभी मान लीजिए जब ये बात आती है आउटपुट की, वो जो भी रॉ मटेरियल एंड प्लांट एंड मशीनरी का हमने कंजम्पशन किया उससे हमने जो है यहाँ पे 1 लाख यूनिट्स ऑफ पेन हमने क्रिएट किए, जबकि हमारे कॉम्पिटिटर ने यहाँ पे जो आउटपुट जो था उनका दैट वाज 90,000 यूनिट्स।
अभी आप मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से दोनों में से कौन सी कंपनी बेटर है अपने ऑपरेशंस में, मतलब कौन सी कंपनी अपने ऑपरेशंस में ज्यादा एफिशिएंट है, एबीसी लिमिटेड या एक्सवाईजी लिमिटेड? तो विशाल जी कह रहे हैं एबीसी, रोहित जी कह रहे हैं यहाँ पे एबीसी, स्वरूप जी एबीसी, रवि एबीसी जी, ओके। तो एबीसी इज बेटर राइट, सिंपली लो कॉस्ट, यस। भरत जी ने यहाँ पे मेरा जो मैं पॉइंट कहना चाहता हूँ समझ गए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यस, करेक्ट आंसर पल्लवी जी, वेरी गुड। अब मान लीजिए कि इसका जो सेलिंग प्राइस है, जो मैं यहाँ पे पेन मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, उसको मैंने यहाँ पे 15 रुपए पर यूनिट के प्राइस पे मैं सेल कर रहा हूँ, ओके। तो मेरा जो कॉस्ट होगा, लेट्स से कि वो हो रहा है यहाँ पे 10 रुपीज पर यूनिट। तो यहाँ पे होगा क्या, XYZ का जो है कॉस्ट ज्यादा होगा, लेट्स से 11 रुपीज पर यूनिट। आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे एबी हमारी जो कंपनी है उसके यूनिट्स भी ज़्यादा है कम इनपुट में, और कॉस्ट भी कम है। यूनिट ज़्यादा है, कॉस्ट कम है। XYZ का यूनिट भी कम है और कॉस्ट भी ज़्यादा है। सो यहाँ पे जो है हमारी कंपनी को यहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा होगा, अर्निंग्स ज़्यादा होगी। कैसे? बिकॉज हमारा जो यूनिट का कॉस्ट है वो भी कम है, और प्लस हमारे पास मतलब कॉस्ट जो है वो भी कम है, और जो यूनिट्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेन है वो भी हमारे पास ज़्यादा है। तो हमारा जो अर्निंग होगा वो कंपैरेटिवली XYZ काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। सेम विथ एक्सवाईजी में भी ऐसे ही है कि उनका कॉस्ट जो है ज़्यादा है, प्लस यूनिट उनके कम है। तो हमारी कंपनी का जो है, आप कह सकते हो कि हमारी कंपनी को यहाँ पे अर्निंग वाइज थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आती है दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल लेवरेज। व्हाट इज द फाइनेंशियल लेवरेज? एनीवन? फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? यस, करेक्ट, वेरी गुड। तो भरत जी यहाँ पे कह रहे हैं कैपिटल का इनपुट एंड आउटपुट होना। यस, एग्जैक्टली, यस। तो यहाँ पे रोहित जी ने परफेक्ट आंसर मेंशन किया, मनी दैट कंपनी कैन बोरो। वेरी गुड। लोन, यस, जिसे हम डेट कहेंगे वो भी यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज में आता है। परफेक्ट, वेरी गुड स्वरूप जी। ओके। सो फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे डेट को जो है हम लेवरेज की तरह कंसिडर करते हैं। मतलब जो डेट होता है दैट इज इक्वल टू लेवरेज। कैसे? तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमें एक बिजनेस लोन चाहिए, ओके। हमें बिजनेस लोन चाहिए 25 करोड़ का, और यहाँ पे, और मेक इट 10 करोड़, कैलकुलेशन करने में इजी होगा। 10 करोड़ का हमें बिजनेस लोन चाहिए, जहाँ पे इंटरेस्ट जो है दैट इज 10% पर एनम। सालाना जो इंटरेस्ट है दैट इज 10%। अभी जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आउटपुट जो है, मतलब जो मुझे पैसा, मतलब मेरे को बैंक से पैसे चाहिए थे, लोन चाहिए था। बैंक के पास गया, बैंक को बोला मेरे को पैसे चाहिए। बैंक ने कहा कितने? मैंने बोला 10 करोड़। सो बोलते मेरा जो बैलेंस शीट और वो सब को देखा, उसके बेसिस पे उनको लगा कि ठीक है, इनको 10 करोड़ का लोन लोन सेंक्शन कर सकते हैं। 10 करोड़ का लोन मिल गया। अभी ये जो 10 करोड़ का जो है मैंने लोन लेके एक इन्वेस्टमेंट में, मुझे इसका इसका मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, और वहां से मुझे 1 साल के बाद जो है यहाँ पे मुझे जो फायदा हुआ दैट इज 25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अभी आप सभी लोग मुझे ये बताइए कि ये जो इंटरेस्ट है 10%, ये जो 10% इंटरेस्ट है वो किस पे चार्ज होगा? ये 10 करोड़ पे चार्ज होगा कि 25 करोड़ पे चार्ज होगा? यस, तो सबसे पहला आंसर मुझे विशाल जी से आया, फिर स्वरूप जी, रोहित जी, ओके, संतोष जी, रवि जी। तो यहाँ पे जो ऑन लोन अमाउंट, यस करेक्ट भरत जी। पल्लवी जी कह रहे हैं बिजनेस लोन पे, तो यस, तो आंसर वुड बी 10 करोड़, राइट। सो 10 करोड़ जो होगा दैट इज माई, करेक्ट संतोष जी, वो 10 करोड़ जो होगा दैट वुड बी ऑन दैट 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो यहाँ पे
क्यों? बिकॉज मैंने जो इंटरेस्ट है वो लोन अमाउंट पे चार्ज होता है, सो 10 करोड़ पे मेरा इंटरेस्ट लगेगा। अभी मान लीजिए ये कि 10 करोड़ नहीं, 15 करोड़ का मुझे यहाँ से आउटपुट आया, फिर भी मुझे 10% जो है वो 10 ही करोड़ पे देना है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज में क्या होता है कि डेट जो है आपका लेवरेज की तरह काम करता है। मतलब कम इनपुट या सेम इनपुट, सेम या फिर कम इनपुट में जब भी आपको ज़्यादा आउटपुट मिलता है या आपका आउटपुट वेरी करता है, दैट इज नोन एज द लेवरेज। तो यहाँ पे जो है इनपुट मेरा 10 करोड़ का है, बट मुझे यहाँ पे जो है आउटपुट 15 करोड़ का आया। अगर मैं 10 करोड़ का मान लीजिए 35 करोड़ भी हो जाता है या 55 करोड़ भी हो जाता है, तो मुझे 10% सिर्फ 10 करोड़ पे देना है। तो मेरा इनपुट यहाँ पे फिक्स हो गया। कैसे? बिकॉज मुझे इंटरेस्ट जो होगा वही मुझे पे करना है, एंड दैट इज, यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे स्वरूप जी ने काफी अच्छा एग्जांपल दिया है कि वी आर गेटिंग इंट्राडे लेवरेज, इज इट ऑल्सो? यस, दैट इज योर फाइनेंशियल लेवरेज, कि जहाँ पे आपको ब्रोकर जो है वो सिक्योरिटी बोरो करके देता है टू यूटिलाइज फॉर सम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट इज ऑल्सो योर फाइनेंशियल लेवरेज। कि आपके पास भले अकाउंट में जो है डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपीज पड़े हो फॉर एग्जाम्पल, तो बट तो भी आप उस पर जो है 50,000 या मोर देन 10,000 वर्थ के आप शेयर परचेज कर सकते हो। सो दैट इज वन ऑफ द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। एक्सीलेंट, वेरी गुड स्वरूप जी, नाइस एग्जाम्पल। सो ये जो है आपका फाइनेंशियल लेवरेज हो गया। ओके, और लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे आता है दैट इज नोन एज द रियलाइजेशन ग्रोथ। अभी कोई मुझे कह सकता है ओके रियलाइजेशन ग्रोथ क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके रोहित जी कह रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, रियलाइजेशन ग्रोथ बेसिकली क्या होता है? रियलाइजेशन ग्रोथ का सिंपली मतलब होता है कि सेल्स ग्रोथ अर्निंग पर शेयर्स। यस करेक्ट, वेरी गुड भरत जी। सो रियलाइजेशन ग्रोथ का मतलब होता है कि कोई आपका रियलाइज मतलब आपका कितना जो है ग्रोथ सच में हुआ, द ट्रू ग्रोथ ऑफ योर प्रॉफिट फ्रॉम ऑल असेट्स। सो यहाँ पे आप कह सकते हो समथिंग विच इज नोन एज लाइक फॉर एग्जांपल, अभी आप कंपनी के पास यहाँ पे क्या होता है, इन्वेंट्री होता है, यहाँ पे उनके पास स्टॉक होता है। अभी वो स्टॉक जो है उनके लिए रियलाइजेशन ग्रोथ नहीं है। जब भी वो स्टॉक को जो है लाइक फिनिश गुड्स बना के जब भी वो मार्केट में सेल करते हैं, उनके बाद से वहां से उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज नोन एज अ रियलाइजेशन ग्रोथ। मतलब कोई चीज जब आप बेचते हो और उससे आपको जो रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज नोन एज अ रियलाइजेशन ग्रोथ। मतलब मान लीजिए अभी इस, और भी मैं आपको सिंप्लीफाई वे में बताता हूँ। अभी मान लीजिए मुकेश अंबानी की जो है नेटवर्थ फॉर एग्जांपल 80 बिलियन यूएस डॉलर है, तो क्या ये इनकी रियलाइजेशन ग्रोथ है? डू यू थिंक दिस इज देयर रियलाइजेशन ग्रोथ? यस और नो? यस, वेरी गुड स्वरूप जी, करेक्ट, वेरी गुड विशाल जी। ये इनकी रियलाइजेशन ग्रोथ नहीं है, ये सिर्फ नोशनल ग्रोथ है। नोशनल ग्रोथ का मतलब क्या? शेयर प्राइस बढ़ेगा इनकी नेटवर्थ बढ़ेगी, शेयर प्राइस गिरेगा इनकी नेटवर्थ गिर जाएगी। अभी बेस्ट एग्जांपल अदानी का, आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में जब भी उनका न्यूज़ आया, काफ़ी उन्होंने काफ़ी 2 या 3 दिनों में $7 to $10 बिलियन का उनका नेटवर्थ स्वाइप हो गया। तो ये इनका रियलाइजेशन ग्रोथ नहीं है, ये सिर्फ इनका नोशनल ग्रोथ है। रियलाइजेशन ग्रोथ कब होगा पता है? जब भी 80 बिलियन वर्थ ऑफ शेयर्स या जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स का उनका जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, उन करंट मार्केट प्राइस पे सभी शेयर्स बेच देते हैं, और जो अमाउंट उनको अकाउंट में क्रेडिट होगा, वो अमाउंट जो है उसे हम रियलाइजेशन ग्रोथ कहेंगे। जब भी कोई चीज़ आप सेल करते हो उसके बाद जो रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट वुड बी मोर टुवर्ड्स लाइक रियलाइजेशन ग्रोथ। सो रियलाइजेशन ग्रोथ क्या होता है? रियलाइजेशन ग्रोथ इज मोर टूवर्ड्स लाइक आप कह सकते हो कि आप कह सकते हो कि रियलाइजेशन ग्रोथ में होता है क्या, कि जब भी आप कुछ सेल करते हो और उसके बाद आपको जो अर्निंग्स होता है, दैट इज नोन एज द रियलाइजेशन ग्रोथ।
क्लियर है सभी को यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? तो हमने अभी 4 पॉइंट देखे, सेल्स ग्रोथ, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, रियलाइजेशन ग्रोथ। सबको क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो यस मेंशन कर दीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। सो अभी इसके बाद अगर हम बात करते हैं डायमेंशंस की, तो डायमेंशन में भी सेम 4 ही पॉइंट है। वॉल्यूम ग्रोथ मतलब आपके नंबर ऑफ यूनिट्स हर बार बढ़ने चाहिए। प्राइस ग्रोथ में अगर आप प्राइस भी बढ़ाते हो तो भी आपको मेजोरिटी ऑफ डिमांड में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, दैट इज नोन एज द प्राइस ग्रोथ। ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या होता है? ऑपरेटिंग लेवरेज इज ऑल अबाउट, आप कह सकते हो कि जहाँ पे अभी हमने देखा इनपुट के लेके जो है, आपने हमने जो पेन मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल देखा, दैट इज रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग लेवरेज। और लास्ट वन है फाइनेंशियल लेवरेज। सो फाइनेंशियल लेवरेज में क्या होता है? इट इज मोर टुवर्ड्स, जो हमने डेट वाला जो देखा वो। तो दिस आर नथिंग बट द 4 डिमेंशंस ऑफ द ग्रोथ। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज नोन एज द लॉन्जेविटी। तो लॉन्जेविटी क्या है? द फाइनल ड्राइवर ऑफ फ्रेंचाइज वैल्यू इज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एक्सेस रिटर्न बाय द कंपनीज। अभी ये जो है, इसको थियरी से ज़्यादा मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे जो है एकदम अच्छे से बताता हूँ। वी लाइक ग्रेट कंपनीज विथ डोमिनेंट पोजीशन whose franchise is hard to duplicate and has tremendous staying power or some permanence to it। अभी समझ लेते हैं लॉन्जिविटी क्या होता है। अगर मैं लॉन्जिविटी की बात करता हूँ तो लॉन्जिविटी ऑफ क्वालिटी एंड ग्रोथ, तो यहाँ पे होता है कैप। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉन्जिविटी कंपिटेंस ऑफ मैनेजमेंट इज टेस्टेड एट 2 लेवल्स, कैप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीरियड एंड डिलेइंग ग्रोथ स्लो डाउन। अभी इसको समझ लेते हैं कि क्या है ये बेसिकली। सो यहाँ पे जो है, लेट्स से ये जो यहाँ पे 2 इमेज आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेट्स से ये जो पहला इमेज है दैट इज भारत बायो का है। ओके, अभी यहाँ पे जो है भारत बायो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि कंपनी जो है, यहाँ पे इनका जो है ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, दिस इज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। लेट्स से कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। अभी भारत बायो का फॉर एग्जांपल एक ऐसा सिनारियो समझ लेते हैं कि अभी अभी लॉकडाउन होना स्टार्ट हुआ है और अभी सभी को वैक्सीन चाहिए, और वैक्सीन के लिए जो है भारत बायो को सबसे पहले अप्रूवल मिला है। ओके, सो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि भारत बायो को सबसे पहले अप्रूवल मिला, तो वो क्या होगा, उसको एक फर्स्ट मार्केट मूवर का एडवांटेज मिलेगा। व्हाट इज द फर्स्ट मार्केट मूवर एडवांटेज? इसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी के पास वो ट्राई करेगा कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर कर सके। सो यहाँ पे क्या होगा, जब भी फर्स्ट मार्केट मूवर होता है तो उसका रिटर्न जो होता है, रेट ऑफ रिटर्न काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियल वे में काफी ज्यादा होता है। अकेला ही प्लेयर है, जो भी चार्ज करेगा लोग उसे देंगे। इतना मतलब एक सिंपल लॉजिक है कि एक ही मतलब एक ही सबसे बड़ी अभी यहाँ पे जो है लाइक बीमारी है दैट इज कोरोना, और उस कोरोना के लिए सिर्फ एक ही है जो आपको दवाई दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा कुछ भी प्राइस करे मांगे, लोग देंगे उससे, बिकॉज खतरनाक बीमारी से हमें बाहर निकलना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली जब भी उसने सबसे पहले लॉन्च किया, यस मोनोपोली जैसा, करेक्ट विशाल जी, तो यहाँ पे उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है सबसे ज्यादा होगा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, उसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीरियड होगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीरियड मतलब एक ऐसा पीरियड कि जहाँ पे कंपनी के कॉम्पिटिटर्स काफ़ी बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। और दूसरा, यहाँ पे कंपनी जो है एक तरीके का जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हो सके वैसा उनके पास फेवरेबल सिनारियोस होते हैं। बट ये जो कैप पीरियड होता है, कॉम्पिटिटिव 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 एडवांटेज पीरियड, ये जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, वैसे वैसे कम होता जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज जैसे ही भारत बायो ने यहाँ पे लॉन्च किया तो बाकी सारी कंपनीज चुप नहीं बैठेगी, वो भी क्या करेंगी, वो भी कैसे भी करके अप्रूवल लेना चालू करेगी। तो फॉर एग्जांपल दूसरी कंपनीज हो गए, जैसे कि सीरियम इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर जो है लाइक जो भी आपको कंपनीज के नाम आते हैं याद है, वो सारी कंपनीज जो अभी सभी लोग अप्रूवल के लिए, जाइडस या फिर जो भी है, सभी कंपनीज जो है यहाँ पे जो है स्टार्ट कर देंगी अप्लाई करना। इसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे जो है जो भी कंपटीटर्स आते जाएंगे, मतलब आते जाएंगे,
सबसे बड़ा हिट किसको होगा? भारत बायो को। क्यों? बिकॉज भारत बायो ने जो मार्केट कैप्चर करके रखा था, अभी वो सारी कंपनीज उस मार्केट कैप्चर एनवायरमेंट में आएगी और अपना मार्केट डोमिनेंस जो है बढ़ाना स्टार्ट कर देगी। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जैसे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फोर्सेस वर्क टू द ब्रिंग डाउन द एक्सेस रिटर्न, तो जब भी भारत बायो को एक मोनोपोली जैसा सिनारियो था कि जहाँ पे उसके पास सबसे ज्यादा वो रिटर्न जनरेट कर सकता था, वो अभी धीरे 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 करके कम होने लगेगा। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, वैसे वैसे उनका जो रिटर्न वो जनरेट कर पाते थे, वो धीरे धीरे यहाँ से कम होता जाएगा। yes, sometime it expand the market as well, but ये जो है जनरल थियरी क्या है, I'm just talking about that particular thing। तो यहाँ पे भारत बायो का क्या होगा कि जैसे टाइम बीतता जाएगा, कंपटीटर्स आने लगेंगे, तो यहाँ पे उनका जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे यहाँ पे कम होता जाएगा। बट जो हाई एंड क्वालिटीज होती है, जहाँ पे हमें फोकस करना होता है कि जो कंपनीज बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन पे फोकस करती हो। लेट्स टॉक अबाउट एप्पल। आप सभी लोगों ने इस कंपनी के बारे में सुना होगा, जो आईफोन प्रोड्यूस करती है, जो वन ऑफ द हाई एंड क्वालिटी कंपनीज में से आती है। तो अगर मैं बात करता हूँ एप्पल की, तो एप्पल का कैसा है कि फॉर एग्जांपल ये इनका एक इन्वेस्टमेंट पीरियड है, या फिर उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। लेट्स से दिस इज द ईयर 1। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, फॉर एग्जांपल आईफोन 11 लॉन्च किया। तो जैसे ही यहाँ पे आईफोन 11 लॉन्च होगा, सडनली क्या होगा, सब जगह पे सिर्फ आईफोन आईफोन आईफोन, और एप्पल, सब जगह पे एप्पल आईफोन, और वो जो उन्होंने नया जो प्रोडक्ट लॉन्च किया वही होगा सब जगह पे। इससे क्या होगा, उनका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर यहाँ पे ट्राई करना स्टार्ट कर देंगे। फिर क्या होगा, थोड़ा टाइम बीतेगा, फिर जो है क्या होगा, सैमसंग आएगा अपने गैलेक्सी के साथ, वन प्लस एक नया मॉडल लेके आएगा, शाओमी जो है अपना एक नया फ़ोन लेके आएगा, गूगल अपना नया पिक्सल लेके आएगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे उनका जो आप कह सकते हो जो मार्केट शेयर था, वो धीरे धीरे यहाँ पे फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। बट अभी जो एप्पल भी है, उसको भी पता है कि नहीं, अभी मेरा सेल्स जो है लाइक डाउन 6 मंथ्स डाउन द लाइन और 8 मंथ्स डाउन द लाइन, एप्पल को भी पता है कि चलो अभी मेरा सेल्स कम हो रहा है, उनको पता चलेगा। अभी वो क्या करेंगे, वो वापस जो है थोड़े टाइम के बाद एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। लेट्स से ये सेकेंड ईयर है, अभी वो क्या करेंगे कि नया आईफोन बनाएंगे, दैट इज इनोवेटिव, मतलब कुछ नया होगा उसके अंदर। लेट्स से आईफोन 12। तो अभी आईफोन 12 जो है, तो यस, बट विद द न्यू इनोवेशन, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अभी आईफोन 12 जब ये होगा, जब मार्केट में वापस रिलीज होना स्टार्ट आईफोन 12 की जब ये बातें स्टार्ट होगी, और जब ये आईफोन जो है यहाँ पे वो, जस्ट अ सेकेंड, जब भी आईफोन 12 अपना यहाँ पे वापस लॉन्च करेगा, कंपनीज एप्पल यहाँ पे लॉन्च करेगी, तो जो भी उनका रेवेन्यू जो गिर रहा था यहाँ पे, वो वापस जो है इंस्टेड ऑफ गिरने की जगह वापस बढ़ने लग जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो है लोग यहाँ पे इसको परचेस करना वापस स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज कंपनी जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ श्योरिटी देगी कि दिस इज द बेस्ट आईफोन एवर, और ये जो है मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट। तो इससे क्या होगा कि लोग, इसकी जो एप्पल की जो सेल्स डाउन हो रही थी, वो नए प्रोडक्ट लाने से क्या होगा कि उनके सिर्फ सेल्स बढ़ेगी भी नहीं, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने लगेगी। तो इनका जो चार्ट होता है वो इस तरीके से होता है, कोई नया प्रोडक्ट बेचा, फिर कर्व यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर धीरे 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 यहाँ पे गिरने लगेगा, फिर वापस कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, और फिर वापस जो है इनका सेल्स यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये इनका कुछ साइकिल होता है कि पहले एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे एक फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे बेचेंगे, फिर वो धीरे एक पॉइंट, एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि उसके बाद जो है धीरे गिरना स्टार्ट हो जाता है। जब भी उनको, अभी कंपनी को पता चलता है कि नहीं अभी मेरा प्रोडक्ट गिर रहा है, सेल्स गिरे जा रही है, तो वो जो है उनको क्या करती है, कुछ नया सोचती है, कुछ नया इनोवेटिव। तो जब भी आप कोई कंपनीज में यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, योर फोकस शुड बी समथिंग लाइक हाउ मच कंपनीज आर इनोवेटिव। अगर कंपनी जो है इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, तो इससे होता क्या है, उससे आप कह सकते हो कि उस कंपनी में जो है नए नए सेगमेंट या नई नई चीज़ें ऐड होने से उस कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो पहले सेल्स गिर रहा था वो वापस यहाँ पे ऊपर जाएगा, और चांसेस वो यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे पैटर्न देखा जाता है। सो आपको हाई एंड क्वालिटी कंपनी जो बहुत ज़्यादा इनोवेशन पे फोकस करती है, उसको यहाँ पे फोकस में रखना है। तो यस, तो यहाँ पे विशाल जी ने काफी एक अच्छा पॉइंट मेंशन किया है कि एक्साइटमेंट क्रिएट इन कस्टमर्स माइंड फॉर सेल्स ग्रोथ।
तो आपने देखा होगा कि सारी कंपनियां, अगर आप मोबाइल इंडस्ट्री में देखें तो सारी कंपनियां जो है वो कोई ना कोई टाइम पे जो है, लाइक पहले अपना आईफोन जो है एप्पल वाले का इवेंट रखेंगे, थोड़े टाइम के बाद आपको दिखाई देगा गूगल भी रख रहा है अपना इवेंट नए पिक्सल के साथ, थोड़े टाइम होगा तो सैमसंग भी आ जाएगा लाइन में, सैमसंग अपना गैलेक्सी नया वाला कोई लॉन्च करेगा। अगर कुछ नहीं तो इनोवेशन में वो लोग एटलीस्ट एक कैमरा तो यहाँ पे ऐड ऑन कर ही देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि वो लोग जो है यहाँ पे जो है लाइक कुछ ना कुछ छोटा मोटा इनोवेशन लाके वो प्रेजेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी कंपनी का जो नाम है वो माइंड में लोगों को कंटिन्यूसली हैम्पर होने लगता है कि नहीं अगर आपको बाय करना है। उसमें भी वो लोग जो है अभी देखते हैं कि कौन सा पीक टाइम है, तो जैसे इंडिया में जब भी फेस्टिवल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक कोई भी फेस्टिवल हो, तो वहाँ पे वो लोग फिर जो है ऑनलाइन कंपनीज के साथ टाई अप करते हैं एंड वो लोग सेल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, फ्लैश सेल हो जाता है। तो कभी कभार कोई प्रोडक्ट जो है इतना हिट होता है कि वो 1 या 2 या 10 मिनट में पूरा खत्म हो जाता है उनका पूरा स्टॉक। तो वो भी यहाँ पे सिनारियो होता है। yes, new avenues products to be created just to create the brand, yes correct भरत जी। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको, जैसे आप हम यहाँ पे उनका टेक्टिक सोच सकते हैं, तो हमें इसी में से आइडेंटिफाई करना है अपॉर्चुनिटीज कि कैसी कंपनीज होती है, कंपनीज कैसे वर्क करती है, कहाँ पे इनका रेवेन्यू सब, कौन से टाइम पे इनका रेवेन्यू सबसे पीक पे होता है, कभी वो जो है इनका रेवेन्यू स्लोली एंड ग्रेजुअली गिरने लगता है, और कहाँ से मुझे फायदा हो सकता है। द मेन थिंग इज कहाँ से मुझे फायदा हो सकता है, उस कंपनी को सोचना है आपको और उस पर जो है आपको वर्क करना है। जितनी ज़्यादा कंपनी इनोवेटिव होगी उतना उसका लॉन्ग सर्वाइवल चांस जो होने का जो चांसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। सो दिस आर द थिंग्स जो आप यहाँ पे, द एल स्टैंड फॉर लॉन्जिविटी, मतलब आपको देखना है कि कंपनी जो है अपने आप को लॉन्ग कैसे तरीके से सर्वाइव कर सकती है। सो दैट इज लॉन्जिविटी। जो इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज फॉर पी स्टैंड फॉर प्राइस। अभी यहाँ पे जो है मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप सभी के साथ ये बहुत बार बहुत सारे लोगों में नोटिस किया जाता है, दिस इज कॉमन थिंग, अगर आप भी करते हो डोंट जस्ट मेंशन यस, अगर आप ऐसा करते हो तो सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं कि आप में से कितने लोग यहाँ पे स्टॉक प्राइस को पहले देखते हो और फिर उस कंपनी के बारे में जानते, मतलब उस कंपनी के बारे में इंटरेस्ट रखते हो कि आप पहले जो है कंपनी के प्राइस को देखते हो कि अरे इसका शेयर प्राइस क्या है, शेयर प्राइस क्या है, और उसके बाद आप उस कंपनी के बिजनेस को देखते हो कि यार बिजनेस क्या करती है ये कंपनी। कोई है कि जो शेयर प्राइस पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, लाइक अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 30-40 रुपए है मतलब काफी सस्ती कंपनी है, और अगर वो 3,000-4,000 का है तो वो काफी महंगी कंपनी है। ओके, सो यहाँ पे जो है आपको एक जो है जो मैं सभी को यहाँ पे कहना चाहूँगा, दिस इज नॉट फ्रॉम मी, इवन ये जो है इवन आप वर्ल्ड के जो टॉप इन्वेस्टर्स भी होंगे इनके पास से भी आपको यही सेम सेंटेंस सुनने मिलेगा कि नेवर एवर लुक एट द प्राइस फर्स्ट, लुक एट द बिजनेस फर्स्ट। ये सेम स्टेटमेंट जो है वो वॉरेन बफेट जी ने एक उनके अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कभी भी आपको जो है प्राइस को नहीं देखना है, उन आपको देखना क्या है उसका बिजनेस, बिकॉज बिजनेस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कंपनी के ग्रोथ को। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है उनका शेयर प्राइस बढ़ेगा, आज नहीं कल नहीं बट एक दिन डेफिनेटली बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तभी आपकी जितने भी रिटर्न्स है उन सभी को बीट कर देगा। सो आपको जो है यहाँ पे जो सेकेंड चीज है वो जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस बिजनेस को आप समझ सकते हो, जिस बिजनेस के बारे में आप काफी ज्यादा नॉलेज रखते हो, सभी के पास जो है कोई ना कोई, आप सभी लोग जो है किसी ना किसी इंडस्ट्रीज के साथ काफी ज्यादा फेमिलियर होंगे कंपेरेटिवली अदर्स। लाइक आप उस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो या फिर आपके फैमिली मेंबर्स या आपके क्लोज फ्रेंड उसमें काम करते हैं, तो आपको उस इंडस्ट्री के बारे में पता होता है कंपेयर टू अदर्स। जिस इंडस्ट्री या जिस बिजनेस को आप अच्छे से समझ सकते हो दैट शुड बी योर की क्राइटेरिया। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे फाइनेंस के बारे में ज़्यादा पता है, मैं फाइनेंस की कंपनीज को ढूंढूंगा कौन सी बेटर है, क्या नया चल रहा है उसके अंदर, कौन सा ट्रेंड आ रहा है। इवन अगर आप उस कंपनीज को या उस इंडस्ट्री को अच्छे से पहचान सकते हैं या उस कंपनी को अच्छे से पहचान सकते हो, तो कोई भी आगे जाके इंडस्ट्री के जो फैशन में या फिर किसी में भी तरीके का ट्रेंड में अगर चेंज होता है, आप बहुत इजीली अडेप्ट कर पाएंगे। और जितना आप जल्दी अडेप्ट कर पाएंगे
उतना जल्दी क्या होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन कुछ भी मॉडिफाई करना हो, कुछ भी करना हो, आप काफ़ी ज़्यादा क्विक कर सकते हो कंपेयर टू अदर्स। सो यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज ऑल अबाउट प्राइस। प्राइस ऑफ अ स्टॉक हैज टू बी सीन इन कंजंक्शन विद the value it offers. Price is what we pay and the value is what we get. यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन द इन्वेस्टिंग फील्ड प्राइस कवर्स द मल्टीट्यूड ऑफ मिस्टेक्स. For human being there is no substitute of for love. For investing there is no substitute for paying the right price. Absolutely none. Means the sector we have more knowledge. Yes, correct, स्वरूप जी. तो यहाँ पे जब भी अभी मैं यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा कि QGLP में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको क्वालिटी देखनी है. अगर आप कोई भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, क्वालिटी थिंग्स पे यू ऑन लॉन्गर रन इंस्टेड ऑफ इफ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर स्मॉल स्मॉल शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज. तो अगर आप किसी चीज़ को बड़े तरीके से देखोगे तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ना ही कि आप सिर्फ छोटे टाइम के लिए कोई छोटा सा अपॉर्चुनिटी आपको कुछ बड़ा दे जाए. उससे बेटर लॉन्ग रहिए, लॉन्ग टर्म सोचिए और स्टेबिलिटी पे फोकस कीजिए. ओके, सो अगर आप देखोगे दुनिया के टॉप 10 टॉप 50 टॉप 100 बिलियनर्स जो भी होंगे रिलेटेड टू इन्वेस्ट लाइक फाइनेंस वर्ल्ड, वो सारे के सारे आपको इन्वेस्टर दिखेंगे. कहीं पे भी आप देखिए ट्रेडर जो है काफ़ी कम दिखाई देंगे. यस, ट्रेडर्स आर आल्सो मिलियनर्स बिलियनर्स, दे आर अवेलेबल नाउ अवर टाइम्स. बट अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जिन्होंने किया है दे आर इन्वेस्टर्स. और इन्वेस्टर्स जो है वो लंबे टाइम के होते हैं. ट्रेडर्स यस डेफिनेटली स्मॉल मोमेंटम में आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी देके जाते हैं, दैट इज़ गुड. बट अगर लॉन्ग टर्म अगर आप सर्वाइव करते हो तो लॉन्ग टर्म का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, यहाँ पे आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलता है. सो इसीलिए लॉन्ग टर्म जो है लोग ज़्यादा बेनिफिशियल रखते हैं. क्वालिटी डजंट कॉम्प्रोमाइज प्राइस. क्वालिटी और जो है प्राइस हैंड इन हैंड चलते हैं. यस, बहुत बार ऐसा वाइसे वर्सा भी होता है, कभी कभार ओवर वैल्यूड हो जाता है, कई बार अंडर वैल्यूड हो जाता है. अंडर वैल्यूड स्टिल इट इज गुड कंपेयर टू ओवर वैल्यूड. ये वॉरेन बफेट जी के वर्ड्स हैं. सो प्राइस ऑफ द स्टॉक जो है, मतलब यहाँ पे अगर QGLP अप्रोच को अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको जो चीज़ पे फोकस करना है दैट इज क्वालिटी. सो क्वालिटी इज शुड बी एट वेरी गुड. मतलब कंपनी का बिजनेस मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स जो भी चीज़ है उसके बारे में आप सबसे ज़्यादा थरो नॉलेज रखिए. उसके टॉप से बॉटम तक आपको सब कुछ पता होना चाहिए. एक बार आपको लगता है कि नहीं ये कंपनी अच्छी है क्वालिटी वाइज है, फिर आप उसके ग्रोथ पार्ट पे जाइए कि कंपनी ग्रोथ कितना कर रही है, कंपनी का जो है यहाँ पे कितने परसेंटेज से कंसिस्टेंटली यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है. आपको कंपनी का ग्रोथ भी पसंद आ गया, फिर आप उसकी लॉन्जिविटी पे जाइए. लॉन्जिविटी मतलब आप देखिए कि कितनी इनोवेटिव है, कैसे वो अपने जो है प्रोडक्ट को यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखती है, कैसे वो जो है यहाँ पे लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाती है, कितना इनोवेशन पे फोकस करती है. ये सब पॉइंट होने के बाद यहाँ पे आप उसके प्राइस को देखिए. अभी प्राइस को भी पे करने मतलब जो है उसका भी एक होता है कि अंडर वैल्यूड हो सकता है, ओवर वैल्यूड हो सकता है. तो अंडर वैल्यूड अगर होता है देन इट इज गुड. अभी आप ये पूछेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ये राइट प्राइस पे कर रहा हूँ या रॉन्ग प्राइस पे कर रहा हूँ. दिस इज द ऑब्वियस क्वेश्चन विल कम्स टू योर माइंड. इसका जो आंसर है ये मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जो है कंपनी का लगता है, आपको लगता है कि ये कंपनी आगे जाके ग्रोथ करेगी. और अभी जो भी लगता है मतलब उसके जो है बहुत सारे रेशियोज होते हैं लाइक ओके जस्ट अ सेकेंड. सबको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है? ओके. सो जो भी कंपनी का यहाँ पे आप कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल ओके जस्ट जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहूँगा कि लाइक कंपनी का आपको लगता है कि ये कंपनी आगे जाके बहुत ग्रोथ कर सकती है. अभी ये कैसे पता चलेगा कि कंपनी ग्रोथ कर सकती है कि नहीं कर सकती? आपको उसके बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, उसके बिजनेस मॉडल के बारे में पता होना चाहिए. बिजनेस मॉडल इन द सेंस कंपनी जो है क्या करती है, किस किस चीज़ में उनका जो है लाइक बिजनेस चल रहा है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है. मतलब कंपनी किस लाइक फॉर एग्जांपल स्विगी और जोमेटो, अभी इनका बिजनेस मॉडल कैसा है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया है सभी रेस्टोरेंट्स एंड कस्टमर्स के लिए कि जहाँ पे कस्टमर अपने डिमांड को यहाँ पे पोस्ट कर सकता है कि मुझे ये खाना है. तो उसके लिए उनके पास पूरी एक लिस्ट आ जाती है कस्टमर को, और उनके लिए उन्होंने क्या किया, सब रेस्टोरेंट के साथ टाई अप करके रखा है कि ये रेस्टोरेंट का जो है उनको खाना पसंद है तो उनको प्लेटफॉर्म पे लेके आए. और अभी जो है स्विगी कस्टमर्स
को जो है रेस्टोरेंट के पास से खाना कलेक्ट करके कस्टमर को पहुंचा देगी। अभी ये इनका जो है सिंपली बिजनेस मॉडल है। प्लस यहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि कोई भी नए रेस्टोरेंट्स को अपनी एडवर्टीजमेंट करनी हो या कुछ भी करना हो, उनके पास एक प्लेटफॉर्म रेडीमेड अवेलेबल हो चुका है, तो वो एडवर्टीजमेंट जो है करके यहाँ पे उनके रेवेन्यूज जनरेट होते हैं। तो आपको उसी तरीके से सभी दूसरे कंपनीज के आपको रेवेन्यूज देखने हैं। कोई ट्रेडिंग कंपनीज है, उनका ट्रेडिंग कब होता है, कैसे, मतलब किस चीज़ में होता है, वो आप देखिए। शुगर कंपनीज है, उनका आपको देख पता चलिए कि उनका कौन से पीक टाइम होता है, कौन से मतलब कौन से न्यूज़ से उन पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों से जो है आप उस कंपनी का जो है आप डिराइव कर सकते हो कि नहीं अभी जो चीज़ चल रहा है, अगर ये आगे जाके और भी गिर सकता है, दैट वुड बी द करेक्ट टाइम कि मुझे यहाँ पे इसको परचेस करना चाहिए। और ये जो चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आप जो है कोई पहला इन्वेस्टमेंट लोगे तो वो दैट वुड बी द करेक्ट और बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर होता है तो काफ़ी अच्छी बात है, बट जब भी आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो वो रॉन्ग होता है, जब भी आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हो और फिर आप एक एंड मोमेंट पे, बिकॉज ट्रायल एंड एरर के बिना आप कुछ परफेक्ट जो है नहीं सीख पाएंगे। तो जब भी आप एक अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ जाएंगे, मतलब कंपनी जो है क्या करती है, उनका क्या फ्यूचर एस्पेक्ट है, जितना स्लोली एंड स्टडीली इन चीज़ों को समझेंगे, उनके इंडस्ट्री के ग्रोथ के बारे में समझेंगे। इसके लिए यस आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रीड करना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट हो गए या फिर रिसर्च रिपोर्ट्स हो गए। तो ये चीज़ें आपको नॉलेज बिल्ड करने में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो उन सभी के बाद जो है आप एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि नहीं, दिस इज द गुड कंपनी, दिस इज द बैड कंपनी। इट विल कम विद द एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। सो ऐसा मत सोचिए कि 1 या 2 महीने में आपको सब समझ में आ जाएगा, नहीं, इट्स अ लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए जो है आपको जितना ज़्यादा आप चीज़ों को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको वो अच्छी तरीके से पे कर पाएगा। सो ये जो है हमने आज ये 4 पॉइंट्स देखे, दैट इज क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जेविटी एंड प्राइस। तो अभी जो है मैं आप सभी के साथ ये सेशन के फीडबैक फॉर्म लिंक जो है शेयर करता हूँ। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन दैट प्लीज फिल द फीडबैक फॉर्म लिंक। एंड मीनवाइल आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप आपके क्वेश्चन जो है चैट बॉक्स में पूछ सकते हो।